आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो आपकी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका सेकंड चैप्टर है, राइट। सो हो सकता है आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज का इशू हो, दो वी विल ट्राई टू फिक्स इट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ओके, सो अगर हम इसके मीनिंग को देखें पहले, कि जो चैप्टर का नेम है ये कांग्रेस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, राइट। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया दैट कांग्रेस डोमिनेटेड द इलेक्शंस। जो हमारी सेकंड बुक है वो मेनली बात करती है कौन से टाइमलाइन की, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मींस 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं और 1947 के बाद कलर कौन सा दिखाई देगा, वेट, ओके लेट्स ट्राई विद रेड। सो 1947 के बाद 1951 में हमारे फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं और हमने देखा 1951 से लेकर फ्रॉम 1951 टू इलेक्शंस ऑफ 1962 तक कांग्रेस की मोनोपोली थी। कांग्रेस की मोनोपोली थी मींस हर इलेक्शन में, 1951 के इलेक्शन में, 1956 के इलेक्शन में और 1962 के इलेक्शंस में रेगुलरली कौन सी पार्टी इलेक्शंस जीतती आ रही थी, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट। सी डोंट वरी अबाउट द नोट्स, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, राइट। बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एंटायर चैप्टर। अभी हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमें पूरे चैप्टर को पहले समझना है। सो स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस टू, क्या क्या चैलेंजेस थे कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने, एंड हाउ कांग्रेस रिस्टोर्ड इट्स पावर। जो पहले कांग्रेस का डोमिनेंस था हमने देखा 62 के बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया, कि कांग्रेस मेजोरिटी से पावर में नहीं आ रही है और काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कांग्रेस को। सो ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी कि वो दोबारा इलेक्शन जीता 1971 में, और एज अ इतनी वोट्स मिली 1971 के इलेक्शंस में जितनी आज तक कांग्रेस को नहीं मिली थी, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स वी विल डिस्कस। सो पहले अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो देखो आपके बुक के फर्स्ट पेज पे ये इमेज गिवन है। ये इमेज काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है कांग्रेस सिस्टम को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। अगर हम इन दोनों बुल्स को कांग्रेस गवर्नमेंट कंसीडर करते हैं, राइट। सो अर्लियर फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए तो हमने देखा कि इनका रिलेशन बहुत स्मूथ था, ये अच्छे से फंक्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद दैट इज आफ्टर 9 इयर्स हम नोटिस करते हैं कि दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी बन गई। ये हम विद इन कांग्रेस ही बात कर रहे हैं। ऐसे आप समझ सकते हो कि ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये दोनों बुल्स पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन कुछ टाइम बाद कांग्रेस लीडर्स के बीच में कुछ रीजंस की वजह से, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है। और कुछ टाइम बाद हमने देखा वो एक दूसरे के एंटी हो गए। आफ्टर 17 इयर्स दे वर अगेंस्ट ईच अदर। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जो हम आगे देखेंगे, और वो एक दूसरे के एंटी हो गए। एंड थर्ड इज एट द एंड फाइनली आफ्टर 22 इयर्स, 1951 के बाद 20 इयर्स अगर हम ऐड ऑन करते हैं, सो समवेयर नियर 1971 एंड 72 कांग्रेस लीडर्स ही आपस में एक दूसरे के एंटी हो गए, वो भी इतने ज्यादा दैट दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ, ये सारी की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दैट कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन इलेक्शंस फ्रॉम 1951 टू 1960s। 1951 से लेके 1962 इलेक्शन तक सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट जीतती आ रही थी। कांग्रेस की वन साइडेड मोनोपोली थी, राइट। ये हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करा, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे लीडर्स थे, मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी कांग्रेस। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की मोनोपोली, जो कांग्रेस इतने इलेक्शंस जीतती आ रही थी, कांग्रेस ने इलेक्शंस हारना स्टार्ट कर दिया। लेटर कांग्रेस स्टार्टेड गेटिंग वीक, कांग्रेस गवर्नमेंट वीक होना स्टार्ट हो गई। और अब उसके क्या रीजंस रहे, उसके तीन मेन रीजंस थे।
डेथ ऑफ लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। हमें पता है 1951 के इलेक्शन से लेके 1964 तक जवाहरलाल नेहरू हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छे से फंक्शन किया, बहुत अच्छे से रूल किया, लेकिन उनकी डेथ के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में फैक्शंस आना स्टार्ट हो गए, कांग्रेस गवर्नमेंट आपस में ही डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, जिनको प्राइम मिनिस्टर चूज किया, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी सिर्फ 2 साल के अंदर ही हो गई, दैट लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन 1966। सो अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की डेथ होती है जो कि एक पार्टी से एसोसिएटेड है, पूरी पार्टी का फेस वही है, जैसे आज के टाइम में नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा फेस है। सो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेन लीडर की डेथ होती है तो डेफिनेटली पार्टी का डाउनफॉल होता ही होता है। सो फर्स्ट रीजन वाज डेथ ऑफ लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। सेकंड रीजन इज राइज ऑफ ओपोजिशन। स्टार्टिंग ईयर्स में 1951 के आसपास हमने देखा ओपोजिशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सो कांग्रेस गवर्नमेंट को कोई ओपोज नहीं कर रहा था। बट लेटर वी फाउंड कि काफी ऐसी पार्टीज एमर्ज हो गई, इवन रीजनल और स्टेट पार्टीज एमर्ज हो गई, जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को ओपोज करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो दिस वाज द सेकंड रीजन दैट ओपोजिशन आना स्टार्ट हो गया, जिसने कांग्रेस गवर्नमेंट को ओपोज करना, उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। एंड थर्ड रीजन वाज मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, स्प्लिट विद इन कांग्रेस। जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, जो पहले ऑन इंक्लूसिव होती थी, सभी आइडियाज को एक्सेप्ट करती थी, कांग्रेस के अंदर ही स्प्लिट हो गया। जो हमने इस इमेज से देखा कि पहले कांग्रेस साथ में चल रहे थे सारे लीडर्स, और बाद में कांग्रेस में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। सो ये भी एक रीजन बनता है कांग्रेस के वीक होने का, राइट। सो अगर हम एक बार टाइमलाइन देखें, सो पहले जवाहरलाल नेहरू पीएम बनते हैं, उनकी डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया जाता है, और फाइनली आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी भी पीएम बनना चाहती थी और मोरारजी देसाई भी। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, सो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, शी वाज डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वहीं पे मोरारजी देसाई एक बड़े ही इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। दोनों कांग्रेस पार्टी के थे, दोनों पीएम बनना चाहते थे, राइट। सो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, दैट इज पावर फॉर स्ट्रगल। देखो बच्चों, पॉलिटिक्स है क्या, वेयर यू आर फाइटिंग टू गेन पावर। आप लड़ाई कर रहे हो पावर में आने के लिए, ठीक है। सो कौन नहीं चाहेगा कि मैं पीएम ना बनूं, राइट। सो एवरीवन वांटेड। सो आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू की डेथ के बाद हम देखते हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था के कामराज। के कामराज कंसल्ट करते हैं सभी लीडर्स के साथ, सभी लीडर्स से बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी के थे, और डिसाइड करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को हम प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हैं, राइट। सो लाल बहादुर शास्त्री वाज इलेक्टेड, और आई शुड से वाज चूजन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब उनको क्यों चूज किया गया, बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। लाल बहादुर शास्त्री एक बड़े ही सिंपल लीडर थे, और उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंट्री, बहुत ज्यादा कमिटेड थे अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, राइट। इवन एक इंसिडेंट जो आपकी बुक में गिवन है, दैट एक रेलवे एक्सीडेंट होता है, जिसमें लाइक उस टाइम पे तब रेलवे एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री वाज द रेलवे मिनिस्टर। जब वो रेलवे मिनिस्टर थे उस टाइम पे एक रेलवे का एक्सीडेंट होता है, और लाल बहादुर शास्त्री इतने सिंपल और इतने कमिटेड लीडर थे दैट ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सीडेंट। उन्होंने खुद, उनको किसी ने बोला नहीं, उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं विलिंगली। लाल बहादुर शास्त्री अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं कि मुझे अब और रेलवे मिनिस्टर नहीं रहना। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। सो इतने सिंपल और इतने कमिटेड लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम सेशन की बात करें, तो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं 1964 में पावर में, और 1966 तक 2 साल तक वो सर्व करते हैं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही उनके सामने 3 बड़े चैलेंजेस थे। वो 3 चैलेंजेस क्या थे, रिकवरी फ्रॉम वॉर विद चाइना। 1962 में इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, और 1962 में जो वॉर हुआ, एज वी ऑल नो, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर लड़ाई होती है, तो देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है और बहुत सारा नुकसान होता है।
सो लाल बहादुर शास्त्री के सामने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो वॉर की वजह से हमारा नुकसान हुआ है चाइना के साथ, वी नीडेड टू रिकवर, सो रिकवरी फ्रॉम वॉर विद चाइना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज जो लाल बहादुर शास्त्री के सामने था, इट वॉज फेल्ड मॉनसून एंड ड्रोट। हमारे देश में अच्छा मॉनसून नहीं हुआ, अच्छी बारिश नहीं हुई, और किसी किसी जगह पे जिस वजह से सूखा पड़ गया। और अगर मॉनसून अच्छा नहीं होता, बारिश अच्छी नहीं होती, सो हम लोग ड्रोट पड़ता है, सूखा पड़ता है, और उस वजह से देश में क्या जाते हैं, फूड क्राइसिस। क्योंकि देखो उस टाइम पे हमारे देश के किसानों के पास, फार्मर्स के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। सो अगर मॉनसून फेल होता है, ड्रोट आता है, सो उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उन्हीं चैलेंजेस की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था काफी ज्यादा हिट हुआ, जिस वजह से कंट्री में फूड क्राइसिस आ गई। सो सेकंड चैलेंज वाज फेल्ड मॉनसून एंड ड्रॉट इन फ्रंट ऑफ द कंट्री। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एमर्ज होती है, इट वाज वॉर विद पाकिस्तान। 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ओके, वी हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। सो दीज वर द थ्री मेन चैलेंजेस, 1962 के वॉर से रिकवर करना, फूड क्राइसिस को मेंटेन करना, और 1965। इसमें जब हमारी कंट्री में फूड क्राइसिस चल रहे थे, सो हम यूएस से हेल्प मांगते हैं फूड ग्रेन्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और हमें यूएस से वो ग्रेन्स प्रोवाइड करता है जो बेसिकली यूज किए जाते हैं एनिमल्स को खिलाने के लिए, राइट। सो इतनी वर्स्ट कंडीशन थी हमारी कंट्री की कि हमें ऐसे ग्रेन्स कंज्यूम करने थे। इसीलिए इस सिचुएशन को देखते लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत फेमस स्लोगन देते हैं, दैट इज जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री कौन सा स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान, ठीक है, क्योंकि फूड क्राइसिस थे, सो फार्मर्स के लिए और कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे हमारे सोल्जर्स, दैट इज जवान। सो ये याद रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जब हमारी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो यूएसएसआर डिक्लेयर करता है कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट करा देगा, कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करा देगा, ठीक है। सो दोनों पार्टीज के लीडर को, इंडिया के लीडर को भी और पाकिस्तान के लीडर को भी एक एग्रीमेंट साइन करने बुलाया जाता है ताशकेंत, जो कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। प्रेजेंट डे जो कंट्री है उज्बेकिस्तान, उस टाइम पे वो यूएसएसआर का पार्ट थी, और ताशकेंत में दोनों लीडर्स को इनवाइट किया जाता है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट आयूब खान। दोनों को यूएसएसआर बुलाता है, ताशकेंत में एग्रीमेंट साइन होता है जिसको नाम दिया जाता है ताशकेंत एग्रीमेंट। एंड फाइनली एग्रीमेंट साइन होने के बाद पता चलता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ताशकेंत गए हुए थे, उनकी वहां पे मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, वो वहां पे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और उसका क्या रीजन होता है वो अभी तक भी क्लियर नहीं है। इसी के ऊपर हमारी मूवी बनी है, दैट इज ताशकेंत फाइल्स, राइट। सो ये अभी भी एक राज है कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कैसे हुई, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताशकेंत एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ और किन कंट्रीज के बीच साइन हुआ। सो फाइनली लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई। सो अगेन कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने फिर से वही क्वेश्चन है कि अब शास्त्री के बाद कौन, कि शास्त्री के बाद किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करा जाए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है दो पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, वन इज इंदिरा गांधी एंड सेकंड वन इज मोरारजी देसाई। दोनों लीडर्स कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं, राइट, दोनों लीडर्स कांग्रेस गवर्नमेंट के हैं और दोनों चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी और मोरारजी देसाई बॉम्बे से चीफ मिनिस्टर थे और वो भी चाहते थे कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाए। लेकिन फाइनली कांग्रेस कंसेंसस बनाती है, कांग्रेस लीडर चूज किसको करते हैं, इंदिरा गांधी को। अब वो क्यों करते हैं आइए देखते हैं। ये मोरारजी देसाई को डिपिक्ट करते हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं, वहीं पे इंदिरा गांधी को लीडर भी चूज कर लिया गया है बाकी कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा। ओके, सो बाकी कांग्रेस के लीडर्स उनको चूज कर लेते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर न्यू कंट्री, एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिलता है जो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे ना, सीनियर लीडर्स ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड इंदिरा गांधी। जो सीनियर लीडर्स थे वो किसको सपोर्ट करते हैं, इंदिरा गांधी को। आफ्टर सीक्रेट बैलेट, सीक्रेटली कांग्रेस के अंडर वोटिंग होती है जिसमें कांग्रेस के सभी एमपीज वोट करते हैं और सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इंदिरा गांधी को। मोरारजी देसाई को बहुत कम वोट्स मिलते हैं। सो इंदिरा गांधी को चूज कर लिया जाता है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री।
ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंदिरा गांधी। और फाइनली इंदिरा गांधी अब पावर में आती है, लेकिन यहीं से कांग्रेस लीडर्स के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ रीजन इज कि सभी सीनियर लीडर्स ने, जितने भी सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट क्यों किया? वो मोरारजी देसाई को भी तो सपोर्ट कर सकते थे। इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने का रीजन है इंदिरा गांधी वाज इनएक्सपीरियंस्ड। उन्हें पता था कि इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट रन करने का एक्सपीरियंस अभी ज्यादा नहीं है, और वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी विल डिपेंड ऑन देम। सीनियर लीडर्स थॉट दैट इंदिरा गांधी विल डिपेंड ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल वर्क। सीनियर लीडर्स ने सोचा इंदिरा गांधी इनएक्सपीरियंस है और उसे हमारे सपोर्ट और हमारे हेल्प की जरूरत होगी कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करने के लिए और पॉलिटिकल फंक्शंस करने के लिए, राइट। सो इस वजह से वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते हैं। और इंदिरा गांधी के पावर में आते ही एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इंदिरा गांधी के सामने आता है, दैट वाज फोर्थ जनरल इलेक्शन। हमारी कंट्री में फोर्थ जनरल इलेक्शंस का टाइम आ जाता है। सो फोर्थ जनरल इलेक्शन इंदिरा गांधी के लिए चैलेंज क्यों था, अब आगे हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमने देखा दैट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनी है, दैट इज कांग्रेस गवर्नमेंट, डोमिनेट करती है बहुत अच्छे से, मेजोरिटी में आती है, मैक्सिमम वोट्स कांग्रेस गवर्नमेंट को मिलते हैं। लेकिन फोर्थ जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी के सामने काफी सारे चैलेंजेस थे। सो उनमें से क्या क्या चैलेंजेस थे? इंडिया की जो सिचुएशन थी उस टाइम पे बड़ी क्रिटिकल थी। आवर सिचुएशन वाज नॉट दैट मच गुड। रीजन वर फेल्ड मॉनसून, हमने ऊपर डिस्कस करा, मॉनसून फेल हो चुका था, जिस वजह से एग्रीकल्चर क्राइसिस और ड्रॉट जैसी सिचुएशन कंट्री में बनी हुई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए थे। देश को लग रहा था कि जो इंदिरा गांधी है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड प्राइम मिनिस्टर है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो हाउ शी विल मैनेज द कंट्री, एक ये सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज था। देन फूड क्राइसिस की वजह से, फेल्ड मॉनसून की वजह से कंट्री में फूड शॉर्टेज चल रही थी, बेसिक खाने की, बेसिक ग्रेन्स की बहुत ज्यादा कमी सी। डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज बेटा वो अमाउंट होता है, या कह सकते हो आप वो डॉलर्स में वो करेंसी होती है जिसको हम यूज करते हैं बाहर से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, राइट। अगर हमें बाहर कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हमें अपना फॉरेक्स देना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं रिजर्व। सो डिप्लीशन, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा था। ड्रॉप इन एक्सपोर्ट, हमने ड्रॉप करना भी बाहर बहुत ज्यादा कम कर दिया था। एंड हाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री को पावरफुल बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन आवर मिलिट्री वी वर एक्सपेंडिंग सो मच ऑन मिलिट्री। सो मिलिट्री के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था। वैल्यू ऑफ रुपी डिवैल्यूएटेड, जो हमारी रुपी, हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिवैल्यूएट, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम कर दी गई थी। एंड कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, हमारे देश में उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। सो दीज वर द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ इंदिरा गांधी, जिनको उससे डील करना था, ठीक है। सो ये कुछ फोटो है उन लीडर्स के साथ जो इंदिरा गांधी को चूज करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो नाउ पीपल ऑफ इंडिया प्रोटेस्टेड। इंडिया की इन सभी कंडीशन को देख के, मॉनसून फेल हो चुका है, एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहे हैं, फूड शॉर्टेज है, रुपये की वैल्यू डिवैल्यूएट हो चुकी है, और देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। सो पीपल ऑफ इंडिया स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इंडिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसमें ओपोजिशन पार्टीज ने भी उनका साथ दिया, ठीक है। सो बंद लगाए गए, हड़ताल करी गई, ओपोजिशन पार्टी ने उनको पूरा सपोर्ट करा अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट। और इसी टाइम पे एक सेंटीमेंट स्टार्ट होता है जिसको बोला जाता है नॉन कांग्रेसिज्म, कि अब हमें कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ओपोजिशन डिमांड करता है कि अब कांग्रेस नहीं आनी चाहिए पावर में, राइट। सो एक बार क्विकली इसको रीड करो, देखो क्या क्या चीजें रिलेटेड है नॉन कांग्रेसिज्म से। ओके, सो नॉन कांग्रेसिज्म की फीलिंग आ जाती है जो सोशलिस्ट लीडर होते हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, वो अपनी सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड करते हैं और वो बोलते हैं कि अब हमें कांग्रेस के ओपोजिशन में जितनी भी पार्टीज है उनके अंदर यूनिटी लानी पड़ेगी। दैट इज नॉन कांग्रेसिज्म मींस यूनिटी बिटवीन नॉन कांग्रेस पार्टीज टू विन इलेक्शन।
कि अगर इलेक्शन में कांग्रेस को हराना है तो हमें ओपोजिशन पार्टीज को यूनाइट करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा। इट वाज अ फीलिंग ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ओके, देन फाइनली फोर्थ जनरल इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, लोकसभा के प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और फर्स्ट टाइम हम फोर्थ जनरल इलेक्शन में ये देखते हैं कि कांग्रेस सेंटर में पावर में तो आती है, वोट्स तो मिलती है कांग्रेस को, लेकिन बहुत कम वोट्स मिलती है। ओके, सो कांग्रेस गोट लोएस्ट सीट्स फ्रॉम 1952। 1952 से अभी तक 1967 में आके हमने देखा कि 1967 के इलेक्शंस में कांग्रेस गवर्नमेंट को सबसे कम सीट्स मिली है। इन फोर्थ जनरल इलेक्शन कांग्रेस गवर्नमेंट गोट मिनिमम सीट्स टिल नाउ, ठीक है। और लीडर्स लाइक के कामराज, एस के पाटिल, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, वो अपनी स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस 9 स्टेट्स में इलेक्शन हार जाती है। पहले हमारी कंट्री में लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन साथ में हुआ करते थे। सो 1967 के इलेक्शन में हमने देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट तो फॉर्म करती है, लेकिन बहुत कम सीट्स के साथ, बहुत कम वोट्स के साथ। इवन 9 स्टेट्स में तो कांग्रेस गवर्नमेंट हार भी जाती है, ठीक है। 7 में वो डायरेक्टली मेजोरिटी नहीं ले पाती, और 2 स्टेट्स ऐसी होती है जहां पे लीडर्स डिफेक्शन कर लेते हैं। डिफेक्शन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी टाइम पे एमर्ज होती है तमिलनाडु में डीएमके पार्टी। ओके, डीएमके पार्टी एमर्ज होती है तमिलनाडु में, और वो एमर्ज होती है इस वजह से क्योंकि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स थे वो रिवोल्ट कर रहे होते हैं कि आप हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते। कांग्रेस गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू डिक्लेयर हिंदी एज द ओनली ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज, बट पीपल ऑफ तमिलनाडु वर नॉट हैप्पी विद इट, और वो आज भी इस चीज से खुश नहीं है। इस वजह से वो वहां पे अपनी रीजनल पार्टी, अपनी स्टेट पार्टी फॉर्म करते हैं, दैट इज डीएमके, क्योंकि डीएमके बोलती है कि हम हिंदी को इम्पोज होने नहीं देंगे, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन थी। अगर हम मैप को देखें कि देयर वाज अ सेइंग कि अगर आप दिल्ली से स्टार्ट करो और हावड़ा, जो कि बंगाल में है, दिल्ली से अगर आप हावड़ा तक आओगे तो आपको कोई भी कांग्रेस स्टेट क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी कोई भी स्टेट बीच में नहीं आएगी जहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट मेजोरिटी में होगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं था, बिहार में भी नहीं था, और वेस्ट बंगाल में भी नहीं था। सो इट मेंट कि इफ यू बोर्ड अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली और आप हावड़ा बंगाल तक आते हो तो एक भी कांग्रेस डोमिनेटेड स्टेट्स बीच में नहीं आएगी। ऐसी स्टेट नहीं आएगी जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट मेजोरिटी में है। सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस 1967 में गवर्नमेंट तो फॉर्म करती है, लेकिन कोएलिशन की मदद से। कोएलिशन क्या होता है? When no single party gets majority in election and 2 or more parties come together to hold power, जब किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई होती और वो बाकी पार्टीज की हेल्प से गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। सो जैसे कि अभी तक कांग्रेस को कोएलिशन नहीं फॉर्म करना पड़ा था, लेकिन 1967 के इलेक्शन में उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और उन्हें कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ी। वहीं पे हमने देखा कांग्रेस के ओपोजिशन में एक ग्रुप एमर्ज आउट होता है जिसको बोला जाता है एसवीडी, संयुक्त विधायक दल, जो कि नॉन कांग्रेस पार्टीज जितनी भी थी उन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है। ऊपर हमने बताया, डिस्कस किया कि कांग्रेस 2 स्टेट में इलेक्शन हारती है बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। किस वजह से इलेक्शन हारती है? डिफेक्शन की वजह से। सो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल्दो हमने डिफेक्शन को बैन कर दिया था 1985 में। डिफेक्शन को कब बैन कर दिया था? इन 1985 विद द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंडर हमने बैन कर दिया था। लेकिन डिफेक्शन क्या होता है? जब एक इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ता है किसी और पार्टी से और इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाता है। When an individual win elections from one party and then move to the another party after election, इसको बोलते हैं डिफेक्शन। माने अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कांग्रेस से और इलेक्शन जीतने के बाद मैं चला जाता हूं बीजेपी में या किसी और पार्टी में, तो इसको डिफेक्शन बोला जाता है, जो कि आज के टाइम पे बैन है, ठीक है। समझ आया कि आज के टाइम पे डिफेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस क्या है कंट्री में? बैन है। Now you cannot shift from one party to another after winning elections. Got it? समझ आया या नहीं आया समझ?
इसीलिए डिफेक्शन के ऊपर एक स्टोरी काफी वायरल होती है जिसको बोला जाता है आयाराम गयालाल, सॉरी इट इज आयाराम और गयाराम, जो कि है हरियाणा के एमएलए थे गयालाल। गयालाल 3 बार पार्टी चेंज करते हैं सिर्फ फोर्टनाइट मींस 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक्स के अंदर ही अंडर विद इन अ फोर्टनाइट गयालाल पार्टी चेंज करते हैं 3 बार। वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में जाते हैं, यूनाइटेड फ्रंट से दोबारा कांग्रेस जाते हैं और फिर कांग्रेस से दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं विद इन 9 आवर्स, मतलब 9 घंटे के अंदर वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। जितना टाइम एक आदमी को सो के उठने में लगता है, इतने टाइम में गयालाल जी पार्टी बदल ले रहे थे। ठीक है, सो दिस वाज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द रिजल्ट ऑफ 1967 इलेक्शन। 1967 में जो इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट क्या होता है कि कांग्रेस स्टेट्स में काफी हार जाती है, मेजोरिटी नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट रिड्यूस्ड मेजोरिटी के साथ, कम वोट्स के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सो सेंटर में फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट मेंटेन रहती है। ठीक है, ये देखो इमेज दिखाई गई है कि कांग्रेस को हराने के लिए कैसे सभी पार्टीज यूनाइट हो जाती है, कैसे सारी पार्टीज यूनाइट हो जाती है, सभी लीडर्स जुड़ जाते हैं कि हमारा एम क्या है, हमें सिर्फ कांग्रेस को हराना है। ठीक है, उसी टाइम पे कांग्रेस में एक बहुत बड़ी चीज स्टार्ट होती है जिसको बोला जाता है स्प्लिट इन कांग्रेस। क्या बोला जाता है? स्प्लिट इन कांग्रेस। स्प्लिट मींस डिवाइड। अब कांग्रेस आपस में ही 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप वो बनता है जिसकी हेड इंदिरा गांधी होती है और दूसरा ग्रुप वो बनता है जिसको सिंडिकेट्स लीड करते हैं। इंदिरा गांधी को पता चलता है कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, इंदिरा गांधी को इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ने इसीलिए चूज करा क्योंकि वो सोचते थे कि इंदिरा गांधी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो सिंडिकेट वो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स वर द सिंडिकेट। ठीक है, सॉरी, सो वो लीडर्स थे मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, जो बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, उन्हें क्या बोला गया? सिंडिकेट। और सिंडिकेट जो लोग थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को चूज किया था, अब वो इंदिरा गांधी की ही फंक्शनिंग से, इंदिरा गांधी के काम से खुश नहीं थे। सो इंदिरा गांधी फेस्ड चैलेंज फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अंदर से ही चैलेंज आना स्टार्ट होता है। सिंडिकेट चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनकी बात माने, उनको फॉलो करे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। सो अब ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी सिंडिकेट्स को इग्नोर करके, कि वो चाहते हैं कि इंदिरा गांधी को डोमिनेट करना, तो इंदिरा गांधी अब सिंडिकेट से अलग होके न्यू एडवाइजर्स अपॉइंट कर लेती है। ठीक है, इंदिरा गांधी अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, क्योंकि वो पीएम है और पीएम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर उनको बेसिकली एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए। सो प्राइम मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब इस टाइम पे इंदिरा गांधी न्यू एडवाइजर्स अपॉइंट कर लेती है और सिंडिकेट्स को इग्नोर कर देती है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी गोल, व्हाट वाज द गोल ऑफ इंदिरा गांधी? न्यू एडवाइजर्स अपॉइंट करके इंदिरा गांधी का गोल क्या था? इंदिरा गांधी वांटेड दैट शी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिंडिकेट। वो चाहती थी कि अब उन्हें और ज्यादा सिंडिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और वो चाहती थी कि वो इलेक्शंस लड़े अब दोबारा, तो वो इलेक्शंस जीते तो बिना सिंडिकेट के सपोर्ट से। मतलब सिंडिकेट और इंदिरा गांधी अभी तक दोनों कांग्रेस गवर्नमेंट में फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिवाइड हो चुके हैं इंटरनली, इंटरनल डिवीजन आ चुके हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, राइट। तो अब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए इंदिरा गांधी एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करती है जिसको बोला जाता है 10 पॉइंट प्रोग्राम। प्रोग्राम को बोला जाता है 10 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि इंदिरा गांधी 1967 में सेंटर में आने के बाद लॉन्च करती है। एक बार क्विकली इन पॉइंट्स को आप रीड करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके 4 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या किया कि वो 1971 जो अगले इलेक्शंस होंगे वो जीत गई, या 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या था? क्विकली एक बार इन पॉइंट्स को आप रीड करो।
सो अगर हम 10 पॉइंट प्रोग्राम की बात करें, इंदिरा गांधी ने क्या इनिशिएटिव लिए? सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, बैंक्स को इंदिरा गांधी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया। इवन नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, नेशनलाइजेशन मींस जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर को अपने कंट्रोल में ले लेती है, प्राइवेट के हैंड्स में नहीं छोड़ती। सो बैंक्स को इंदिरा गांधी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, और इंश्योरेंस, जो कंपनीज इंश्योरेंस करती थी, जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, अर्बन प्रॉपर्टी मींस इंदिरा गांधी ने सीलिंग लगा दी कि आप एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी और इनकम नहीं रख सकते। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा, सीलिंग होता है जब आप किसी चीज के ऊपर एक बैरियर लगा देते हो। सो इंदिरा गांधी ने सीलिंग लगाया दैट यू कैन नॉट होल्ड मोर अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम, आप ज्यादा इनकम और अर्बन प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड, नेक्स्ट इज पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंदिरा गांधी स्टार्ट करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस सिस्टम के अंडर इंडियन पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करे जाएंगे? फूड ग्रेन्स। जो आज के टाइम पे आप हमारी राशन शॉप्स देखते हो जिनको गवर्नमेंट रन करती है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर ही फंक्शन करती है। सो इंदिरा गांधी लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए पीडीएस जैसी स्कीम्स लेके आती हैं, क्योंकि कंट्री हमने देखा कि उस टाइम पे बहुत हार्ड एग्रीकल्चर क्राइसिस से सफर कर रही थी। ठीक है, देन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है? लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करती है। और एबोलिशन, लैंड रिफॉर्म्स हमने देखा था, लैंड रिफॉर्म्स होते हैं जब गवर्नमेंट जिन लोगों के पास ज्यादा लैंड है उनसे लेके जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनमें डिवाइड कर देती है, राइट। सो गवर्नमेंट टेक the land from the people who are having more land and give land to the poor people. So that these were the land reforms. And abolition of privy purse, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, abolition of privy purse। बेटा जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, चैंपियंस यू ऑल नो कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, सो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे। ठीक है, जो स्टेट्स को हम इंटीग्रेट कर रहे थे अपने साथ, तो उनको हमने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे। उन स्पेशल प्रिविलेजेस को बोला जाता था प्राइवी पर्स। स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द टेरिटरीज और द कंट्रीज विच और द स्टेट्स विच इंटीग्रेटेड विद इंडिया, तो उसको बोला जाता था प्राइवी पर्स। और इंदिरा गांधी ने प्राइवी पर्स को क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 पॉइंट प्रोग्राम, और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। और इसी टाइम पे इंदिरा गांधी एक स्लोगन भी देती है जिसको बोलती है वो गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी क्या स्लोगन देती है? गरीबी हटाओ। अभी तक कांग्रेस में डिवीजन चल रहा है, आपस में डिस्कशन चल रहे हैं, मतलब आपस में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी आपस में खुश नहीं है, लेकिन फाइनली ये चीज डिक्लेयर आती है, सबके सामने आती है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1967। 1967 में इलेक्शंस होते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, सो अभी तक ये होता आया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट जिसको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करती थी वही इंडिविजुअल प्रेसिडेंट बनता था। लेकिन अब हम देखते हैं 1969 में कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है और इंदिरा गांधी सपोर्ट करती हैं वीवी गिरी को, वहीं पे सिंडिकेट सपोर्ट करते हैं संजीवा रेड्डी को। मतलब दोनों कांग्रेस के ही हैं, इंदिरा गांधी भी कांग्रेस में है और सिंडिकेट भी कांग्रेस में है, लेकिन दोनों अलग अलग लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी चाहती है वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, वहीं पे सिंडिकेट चाहता है कि संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। वीवी गिरी उस टाइम पे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे और संजीवा रेड्डी लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है, ऑल्दो कहां पे गया हमारा पेज? ओके, वैसे तो ऑफिशियल कैंडिडेट जिनको डिक्लेयर किया जाता है कांग्रेस की साइड से वो एन संजीवा रेड्डी होते हैं, बट इंदिरा गांधी सीक्रेटली किनको सपोर्ट कर रही होती है? वीवी गिरी को। ठीक है, और इनको जिताने के लिए इंदिरा गांधी काफी स्कीम्स भी लॉन्च करती है ताकि उनकी तरफ लोगों का ज्यादा ट्रस्ट बने। इंडिविजुअल्स वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हम लोग वोट नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ओके, बट स्टिल शी लॉन्च्ड सम पॉलिसीज, सम आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए ताकि वीवी गिरी को जिताया जाए। और फाइनली एट द एंड हम क्या देखते हैं कि वीवी गिरी इलेक्शन जीत जाते हैं, जिनको इंदिरा गांधी ने सीक्रेटली सपोर्ट किया था। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अब दो फैक्शंस में डिवाइड हो चुकी है। कांग्रेस गवर्नमेंट दो फैक्शंस में डिवाइड हो चुकी है, और वो दो फैक्शंस कौन से हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट जिन दो फैक्शंस में डिवाइड हुई है वो है कांग्रेस आर
मींस रिक्विजिशनिस्ट्स एंड कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ओ वो ग्रुप है जिसको सिंडिकेट लीड कर रहे हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स कर रहे हैं। और कांग्रेस आर वो ग्रुप है जिसको कौन लीड कर रहा है, इंदिरा गांधी। याद रखना इंदिरा गांधी में आर आता है, इसीलिए कांग्रेस आर मींस जिसको इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करा, और कांग्रेस ओ मींस जो सिंडिकेट की पार्टीज थी। ओके, इंदिरा गांधी शोड दिस डिवाइड एज बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव। इंदिरा गांधी इस डिवाइड को, कांग्रेस में जो डिवाइड हुआ है, इसको इंदिरा गांधी कैसे रिप्रेजेंट करती है कि ये डिवीजन सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव्स के बीच है। माने वो कहना चाहती थी कि जो प्रो पुअर, पुअर के लिए काम करेंगे वो इंदिरा गांधी होगी, और रिच क्लास के लिए जो काम करेगा वो कौन होंगे, सिंडिकेट लीडर्स होंगे, जो इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर्स है। और यही पॉलिटिक्स होती है, वी ऑल नो, इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉलिटिक्स बोलते हैं। देयर वाज डिवीजन बिटवीन सिंडिकेट्स एंड इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, ठीक है। सो कांग्रेस आर एंड कांग्रेस ओ। और फाइनली ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें इंदिरा गांधी किसको सपोर्ट करती है, वीवी गिरी को, वीवी गिरी चूज हो जाते हैं, और जो कांग्रेस के मेन लीडर होते हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं, संजीवा रेड्डी। ओके, नाउ कांग्रेस डिवाइड। अब कांग्रेस आपस में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है। सो जो लीडर्स कांग्रेस पार्टी के थे और सिंडिकेट की तरफ चले गए थे, वो अब इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए इंदिरा गांधी चाहती थी कि अब वो गवर्नमेंट फॉर्म करे तो पूरी मेजोरिटी के साथ फॉर्म करे, जिसपे उन्हें, अब वो गवर्नमेंट फॉर्म करे तो पूरी मेजोरिटी के साथ फॉर्म करे जिसपे उन्हें डिपेंडेंट ना रहना पड़े, किन पे, सिंडिकेट पे। सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रेड्यूस टू द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में आ जाती है क्योंकि कुछ लोग सिंडिकेट्स की तरफ चले जाते हैं। स्टिल कंटिन्यू टू रूल, फिर भी रूल कर रही होती है क्योंकि दो पार्टी सीपीआई और डीएमके इंदिरा गांधी को सपोर्ट करती है, ठीक है। ये दोनों पार्टी इंदिरा गांधी को सपोर्ट करती है। और फाइनली इंदिरा गांधी 1970 में लोकसभा को डिसोल्व कर देती है। डिसोल्व मींस बीच में डिसोल्व कर देना कि गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, री इलेक्शन होने चाहिए। देखो इलेक्शन हुए थे 1967 में जिसमें कांग्रेस जीती, और 5 साल के हिसाब से दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे 72 में, राइट। 1971 72 में होने चाहिए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट को बीच में ही डिसोल्व कर दिया, और अब बीच में ही दोबारा इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़े, जो कि हमारे 5th जनरल इलेक्शन होते हैं 1971 में। अब एक साइड होती है इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस आर, दूसरी साइड बनाया जाता है ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड माने बहुत बड़ा, अलायंस माने ग्रुप, एक बहुत बड़ा अलायंस ग्रुप बनाया जाता है बाय ऑल द ओपोजिशन पार्टीज। जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज होती हैं, याद हो तो पहले जैसे एसवीडी बनाया गया था, संयुक्त विधायक दल, वैसे ही इस बार एक ग्रुप बनाया जाता है इंदिरा गांधी को हराने के लिए, ग्रैंड अलायंस। ओके, और जो कांग्रेस होती है, जो कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी की पार्टी है, इंदिरा गांधी स्लोगन देती है गरीबी हटाओ, और वहीं पे ग्रैंड अलायंस क्या स्लोगन देता है इलेक्शन जीतने के लिए, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी जब बोलती है गरीबी हटाओ, तो इस चीज से लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि दलित, विमेन और आदिवासी सेक्शन और अनएम्प्लॉयड यूथ होता है हमारे देश का, सारे डायरेक्टली किसको वोट दे देते हैं, इंदिरा गांधी को। लाइक इंदिरा गांधी जो भी टैक्टिक्स प्ले करे इलेक्शन जीतने के लिए, और इन्होंने भी टैक्टिक्स प्ले करे। देखो इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज टैक्टिक्स ही प्ले करती है, राइट। सो फाइनली इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ बोलती है 1971 के इलेक्शन में, और ग्रैंड अलायंस वाले जो एक ओपोजिशन अलायंस था इंदिरा गांधी को हराने के लिए, वो बोलते हैं इंदिरा हटाओ। और रिजल्ट आता है कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, कांग्रेस आर जीतती है सीपीआई सपोर्ट के साथ, और कांग्रेस आर को मिलती है 375 सीट्स। 1951 से लेके अभी तक कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट्स नहीं मिली थी जो 1971 के इलेक्शन में मिलती है, दैट इज 375 सीट्स, और कांग्रेस जीत जाती है, जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी। और ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। और इस जीत के लिए, इस इलेक्शंस को जीतने के लिए, एक तो गरीबी हटाओ स्लोगन बहुत ज्यादा यूजफुल रहा, और ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे थे, इंदिरा गांधी ने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम रिलीज किया था, इट प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल। इसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इंदिरा गांधी को इलेक्शंस जिताने के लिए। यू शुड रिमेंबर दिस। क्वेश्चन आएगा विच इनिशिएटिव, और इंदिरा गांधी ने क्या फंक्शन प्ले किया, क्या रोल प्ले करा इलेक्शन जीतने के लिए। सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट, इनको याद रखेंगे, ठीक है। इंदिरा गांधी जीतती है इलेक्शन अकेली, बिना इन सिंडिकेट लीडर्स की सपोर्ट से, इनका कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी इंदिरा गांधी जीत जाती है, और ग्रैंड अलायंस हार जाता है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। और इंदिरा गांधी फाइनली बिकेम द अगेन प्राइम मिनिस्टर। कौन बनती है, इंदिरा गांधी इज चूजन एज द न्यू अगेन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब 1971 में इंदिरा गांधी के पास प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस।
पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहे थे, पॉलिटिकल ओपोजिशन उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पे मिलिट्री रिवोल्ट भी स्टार्ट हो जाता है हमारा पाकिस्तान के साथ। 1971 बांग्लादेश बनता है, 1971 में क्या बनता है, बांग्लादेश, जो कि पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। दो पाकिस्तान बनाए जाते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, और इस बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, जिसमें पाकिस्तान हारता है, बहुत बुरे तरीके से हारता है, और हम जीत जाते हैं, जिसके बाद बनाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज बांग्लादेश। और इंडिया, हमारी इंडियन मिलिट्री 90,000 सोल्जर्स को, जो 90,000 सोल्जर से पाकिस्तान के, उनको बंदी बना लेती है। ओके, बाद में हम उनको छोड़ देते हैं अंडर जेनेवा कन्वेंशन, बट यस 90,000 सोल्जर्स वर होस्टेज ऑफ इंडियन आर्मी, इतने पावरफुल थे हम उस टाइम पे भी। और इस वजह से इंडिया की जीत को देख के इंदिरा गांधी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है, लोग इंदिरा गांधी को और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। देखो, अगर देश के ऊपर हमला होता है तो भी प्राइम मिनिस्टर की बदनामी होती है, और अगर हम किसी से वॉर जीतते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही होती है। रिसेंट बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, पहलगाम अटैक। जब पहलगाम अटैक हुआ तो मोदी को बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, ऑपरेशन महादेव के अंडर हमने टेररिस्ट को मारा जिन्होंने पहलगाम किया था, हमने पाकिस्तान के अंदर जाके अटैक किया उनके ऊपर, सो प्राइम मिनिस्टर की वाहवाही बढ़ाई बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली 1971 में पाकिस्तान से जीतने के बाद और बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा गांधी और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, और वो स्टेट इलेक्शंस भी जीतती है उसके बाद, ठीक है। इन 1972 इंदिरा गांधी वोन स्टेट इलेक्शंस एज वेल, और इंदिरा गांधी डिक्लेयर कर देती है कि कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस है, वो अब रियल कांग्रेस है, और जो कांग्रेस ओ है वो रियल कांग्रेस नहीं है। ओके, सॉरी। सो अब न्यू जो कांग्रेस बनी है, जो इंदिरा गांधी ने न्यू कांग्रेस बनाई है, वो पुरानी कांग्रेस से बहुत ज्यादा सेपरेट है, बिकॉज अब ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है। पहले कांग्रेस सभी आइडियाज को एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब इंदिरा गांधी वाली जो गवर्नमेंट है, न्यू कांग्रेस बनी है, वो सभी आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। इसको जो डोमिनेट करते हैं वो इंदिरा गांधी, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी ने बनाई थी, तो डोमिनेट इस पार्टी को कौन करती है, इंदिरा गांधी, और ये मेनली डिपेंडेंट होती है आदिवासी, दलित और विमेन्स के ऊपर। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड, और लास्ट इमेज आपको पता चलती है कि जंजीर मूवी से लेके केबीसी तक बच्चन रोक्स, अमिताभ बच्चन रोक करते हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है पूरे, और मैंने इसमें आपको की पॉइंट्स ऑलरेडी नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं। ये जो नोट्स है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, कहां से, टेलीग्राम चैनल। कौन सा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करना, और सर्च नहीं भी करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक